हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि। ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कुछ डेरिवेशन एंड बहुत ही फ़न के साथ। यस, हमको रटाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी कि हमको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझेंगे तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छे से आएगा, डेरिवेशन पार्ट भी अच्छे से आएगा, और थ्योरी तो खैर सब याद कर ही लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको समझने से पहले हमें केस स्टडीज़ समझना पड़ेगा कि आखिर दो केस स्टडीज़ हैं जो मैंने प्रिपेयर की। कि सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड पे एक बॉल रखी है। बॉल का मास फिक्स है, दैट इज़ 1 kg। मान लेते हैं, वैसे इतनी भारी बॉल होती नहीं है, बट मान लेते हैं इस बॉल का मास है 1 kg। हमने इसे जब अभी ये रेस्ट पर है, हमने जैसे ही इसे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स दिया तो ये एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगी। मान लेते हैं कि इस फोर्स के कारण वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या किया, दूसरा केस देखते हैं जिसमें बॉडी वही है। हमने क्या किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। आपको इतना तो पता ही होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी दूर तक बॉल जाएगी, उतनी ज़्यादा स्पीड से जाएगी। तो सिमिलरली वही यहाँ पर केस है कि हमने जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया था, अब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों केसेस में हमको फाइंड आउट करना है चेंज इन मोमेंटम, कि आखिर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा दोनों केसेस में। किसी भी चीज़ का चेंज निकालना हो, फिज़िक्स में चेंज बहुत जगह निकालना पड़ता है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ का निकालना पड़ता है। तो सिर्फ एक फंडा है कि चेंज निकालने के लिए जो फाइनल हो उसमें से इनिशियल को माइनस कर दो। जैसे कि आप कभी मार्केट गए होगे, दुकान पे, शॉप पे, आपने क्या किया होगा कि कोई चीज़ है, सपोज़ उसकी प्राइस है 20 रुपीज़ उसकी प्राइस है। आपने कोई पेन, सपोज़ कर लेते हैं आपने कोई पेन ख़रीदा जिसकी प्राइस है 20 रुपये। आपके पास खुले नहीं थे, आपने उसे 50 रुपीज़ दिए। ओके, अब क्या हुआ कि अब वो आपको कितने चेंज देगा? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, मतलब 30 रुपीज़ देगा। सेम केस यहीं पे लगाना है कि जो फाइनल मोमेंटम है उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देना है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसका कंसेप्ट भी समझ चुके हैं, तो जो वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, डेल्टा। ये जो साइन है ये आपको परेशान कर रहा होगा, आई नो दैट। ये जो साइन है इसको हम सबसे पहले डेल्टा बोलते हैं, और ये किसी भी चीज़ के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। गॉट माई पॉइंट? अगर चेंज बड़ा है तो उसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर चेंज छोटा है तो उसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी पी, और अगर चेंज बड़ा है तो उसे डेल्टा पी से। पर आप तो अभी, ये तो सीनियर क्लासेस में होगा, इसमें तो आप अभी डेल्टा पी ही लेके चलिए। इसमें हमको क्या करना है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी बॉल की, रेस्ट पे जब कोई बॉडी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो हमें इस केस में पता है कि वी आई हमारा 0 है, वी एफ हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है। उसके बाद मास हमको गिवन है 1 kg। अब ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, एम वी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम। इससे हमें मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। एम को हमने कॉमन ले लिया, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ हमारा है 10, वी आई हमारा है 0, तो बस, और मास है हमारा 1, तो हमारा टोटल चेंज इन मोमेंटम इसमें आया 10 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, एम वी एफ माइनस एम वी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि एम वी एफ माइनस एम वी आई, एम कॉमन ले लेते हैं, 20 माइनस 0 ब्रैकेट में, आंसर आया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये केस स्टडीज़ क्यों की? केस स्टडीज़ इसलिए की कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप इसे ना भूलें। इससे एक चीज़ कंक्लूड हो रही है कि फोर्स जितना हम ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें मोमेंटम मिलेगा।
फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए हमने ये केस स्टडी किया था। तो आई होप कि आपको इस लॉ का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अभी एक और पार्ट है, वो भी हम इसी तरीके से समझेंगे, इजीली समझेंगे, हर चीज़ दिमाग में देर तक बनी रहेगी। इस वजह से आप अपनी स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे कि जो फील्डर्स होते हैं वो बॉल को डायरेक्ट क्यों नहीं पकड़ते, वो बॉल लेके अपने हैंड्स को नीचे की तरफ क्यों ले जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वेलोसिटी जो है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है तो नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज़ करती है। तो वो इंक्रीज़, अगर वेलोसिटी उनकी इंक्रीज़ करेगी तो mv, मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, दैट इज़ मोमेंटम, तो उनका मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम ज़्यादा होने के कारण उस फील्डर के हाथ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण उसके हाथ इंजर्ड हो सकते हैं। पर अगर हम सेकंड केस देखें कि वो बॉल लेकर अपने हैंड्स को नीचे की तरफ करता है, उसका रीज़न ये है कि वो टाइम बढ़ा देता है, और टाइम बढ़ने से क्या होता है कि वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम होने से मोमेंटम कम होता है। चेंज इन मोमेंटम कम होने से क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम कम होने से फोर्स कम लगता है और वो इजीली कैच कर पाता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आखिर क्या लॉजिक है कि फील्डर्स जो हैं वो बॉल को नीचे की तरफ कैच करके नीचे की तरफ क्यों ले जाते हैं। देखिए, तो गाइस हमें पता है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी वेलोसिटी कम होगी। इसीलिए जब बॉलर कैच करता है बॉल को, तो बॉल को वो जैसे ही कैच करता है और अपने हाथों को नीचे ले जाता है, क्योंकि वो टाइम बढ़ा रहा है और टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी एकदम से डिक्रीज़ होती है। और जिस मोमेंटम पे, मतलब जिस पॉइंट पे बॉलर रुकता है, नीचे ले जाकर अपने हाथों को एकदम रोकता है, उस तब तक आते आते वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और चेंज इन मोमेंटम बहुत कम हो जाता है। चेंज इन मोमेंटम कम होता है, इसके कारण फोर्स भी हाथ पे कम लगता है और जो फील्डर है वो इजीली कैच कर सकता है। यही रीज़न है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि फोर्स जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम, दैट इज़ फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें रिलेशन मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो उसे हम रेट बोलते हैं। और अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर आया, इस वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो अब है हमारा थ्योरी पार्ट। हमने दोनों केसेस पढ़ लिए जिनसे हमें ये प्रूफ हो गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि अगर हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है तो उसके कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा। जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के जो हमने लगाया था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन निकालते हैं कि मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। सो लेट अ बॉडी इज मूविंग with initial velocity u and after applying a force F on it, its velocity becomes v in time t। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी। जैसे ही हमने उस पर फोर्स F लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी v हो गई कितने टाइम में, t टाइम में। इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ बॉडी का, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी थी u तो इनिशियल मोमेंटम हुआ mu।
फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हुआ, p2, जिसको हम p2 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा आंसर आया mv। चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमें टाइम t में, सो p2 माइनस p1 दैट विल बी इक्वल टू mv माइनस mu। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी चीज़ की रेट निकालने के लिए हम उसे टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं कि उस चेंज को आने में कितना टाइम लगा। सो mv माइनस mu अपॉन में t। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें ये बात पता चल गई है कि जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो mv माइनस mu अपॉन में t इंटू एफ करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अगर हम m को कॉमन लेते हैं एंड v माइनस यू करते हैं तो v माइनस यू अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, m को अगर हम कॉमन लेते हैं अपॉन में t, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा f के। ये टर्म हमें पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, हम इसे डिराइव, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसे डिराइव कर सकते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू a होता है। सो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। जब हम किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारा एक कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे उस वो कांस्टेंट है k। ऐसा यूनिट में k को हम k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसीलिए हमारा f इज़ इक्वल टू ma, जो कि फाइनल फॉर्मूलेशन होगा ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि फोर्स जो है किसी बॉडी का वो प्रोडक्ट होता है उस बॉडी के मास का और उसके एक्सेलरेशन का। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन हम कैसे पता करें, डायरेक्शन पता करने का सिंपल सा फंडा है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पे दिक्कत आई या किस पॉइंट पे आपको डाउट है, तो मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमको न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसको डिराइव करना है या उसको प्रूव करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये था कि जो वेलोसिटी है बॉडी की वो तब तक चेंज नहीं होगी या उस बॉडी की पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं। सो प्रूफ करते हैं कि मतलब हमें इसमें बेसिकली ये प्रूफ करना है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी बराबर रहेगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। सो हमें एक बात पता है क्या, जो कि अभी हम प्रूफ कर चुके हैं, दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज़ इक्वल टू ma, जिससे हम बोल सकते हैं फोर्स इज़ इक्वल टू माँ, क्योंकि माँ होती है वो फोर्स से काम करवा लेती है यार बच्चों से, ऐसा तो है, फोर्स इज़ इक्वल टू माँ। डेफिनेटली एक ट्रिक है याद करने की, बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं। F इज़ इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन में t, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को खोल दिया। ठीक है भाई, अब टाइम पीरियड को हम इधर लेके गए, टाइम यहाँ चला गया, m v माइनस यू इधर रह गया, अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखा कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया ही नहीं जा रहा है तो फोर्स की जगह हम ज़ीरो लिखेंगे। तो यस, इस इक्वेशन को, जिसको हमने इक्वेशन नंबर चलो 1 मान लेते हैं, इसमें हमने फोर्स की वैल्यू रख दी 0, मल्टीप्लाई किया टाइम से mv माइनस का mu। अब बॉडी सेम है तो मास चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी सेम है तो मास तो वही रहेगा। हाँ, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इसीलिए इनिशियल और फाइनल हमने अलग ली थी। mv माइनस का mu इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से m कैंसिल आउट होगा और v इज़ इक्वल टू यू हमारा आ गया, जिससे हमें ये पता चला कि जब हम कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है, मतलब वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। अगर वो मूव कर रही होगी तो मूव करेगी, सपोज़ u उसका वो रेस्ट पे है तो u उसका मतलब 0 है तो v भी 0 ही रहेगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में चेंज नहीं हो सकती। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, u 0 है तो v भी 0 होगा। अगर मान लेते हैं सपोज़ u 5 मीटर पर सेकेंड है किसी बॉडी का, तो वो v वही रहेगा, क्योंकि वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। बैलेंस लगाएंगे तो डेफिनेटली कोई चेंज नहीं आएगा बैलेंस्ड में,
अनबैलेंस लगा दें तो चेंज आ सकता है, पर हम अनबैलेंस्ड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हमें अनबैलेंस नहीं लगाना है। Thus, it follows that a body will continue to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line. तब ये बात को प्रूव कर दिया है हमने कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में पहले थी तो, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, वो भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो वैसी ही रहेगी। यही था हमारा फर्स्ट लॉ, जो कि हमने सेकेंड लॉ के मदद से प्रूफ कर दिया है। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे समझ लेना। जैसा मैंने लिखवाया आप एग्जैक्ट वैसा भी लिख के आओगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटने वाले। अब बढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ, क्योंकि हमने न्यूटन्स के 2 लॉ पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि हमें पता है कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 2 हम पढ़ चुके हैं, ये है थर्ड वाला। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज़ वॉकिंग। जब हम लोग चलते हैं तब क्या फिनोमेना हो रहा होता है। तो जब हम चलते हैं, हम जब अपने एक पैर को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक पैर को पीछे की तरफ पुश करते हैं। मतलब क्या है, पहले हम क्या करते हैं, अपने पैर से अर्थ को पुश करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और अर्थ जो है वो हमें पलटकर उतने ही मैग्नीट्यूड में आगे की तरफ ढकेलती है या आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिस कारण हम मूव करते हैं। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी हो उसे फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी मोशन करने के लिए। इसका स्टेटमेंट ये है, टू एवरी एक्शन, कि जो हम कर रहे हैं, टू एवरी एक्शन जो हम कर रहे हैं वो है एक्शन, उसके लिए उतना ही मैग्नीट्यूड उसका उतना ही होगा और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में होगी, और उतना ही फोर्स हमें लगेगा, जिसको हम रिएक्शन बोलेंगे। ये स्टेट करता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फ़ोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी उसी टाइम पर फोर्स दोबारा से फर्स्ट वाले पे लगाता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये फोर्सेस हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। द फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स है ना, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे कभी एक्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल्स भी इन पर MCQs बन सकते हैं, या फिर आपको 1 लाइनर्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स कुछ देख सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्विमिंग ऑफ मैन। जब कोई मैन स्विमिंग करता है, तो जब मैन स्विमिंग करता है तो वो क्या करता है, हाथों से पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, और पानी जो है, वाटर जो है, वो उस पर पलटवार करता है, बोले तो उतना ही फोर्स लगाता है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। इसीलिए स्विमर पीछे पानी को धक्का देते हुए खुद आगे बढ़ जाता है। जो इंसान जो पानी को ढकेल रहा था, दैट इज़ एक्शन, और जो पानी ने उसे रिएक्शन दिया या पानी ने उसे दोबारा से फोर्स दिया अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन। वॉकिंग ऑफ मैन, जब कोई इंसान चल रहा होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्लाइट ऑफ जेट और रॉकेट और जेट का उड़ना। The burnt gases are exhausted from behind the high speed, giving the gases backward momentum action. जो burnt gases हैं, जो gases जल जाती हैं, उनको exhaust किया जाता है नीचे से, हाई स्पीड से। जैसे ही वो नीचे की तरफ, अब क्या कर रही हैं, जो gases हैं ना, वो क्या कर रही हैं, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हैं एयर पे, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो उन्हें ऊपर की तरफ ढकेलेंगे, या बोले तो हम रॉकेट जो है ना, वो उन गैस पार्टिकल्स को नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है, नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा है, और जिसके कारण वो एग्जॉस्टेड गैसेस भी जेट पे और रॉकेट पे फॉरवर्ड मोमेंटम लगाएंगी, मतलब आगे की तरफ रिएक्शन देंगी, और जिसके कारण जेट और रॉकेट उड़ता है। एक और बार समझते हैं कि जेट और रॉकेट कैसे उड़ता है। जेट और रॉकेट क्या होता है, उसमें से गैस निकलते हैं जो कि बर्नट होती हैं। जेट जो है वो एक्शन करता है, मतलब फोर्स लगाकर उनको अपने से अलग करके उनको बैकवर्ड मोमेंटम देता है, उनको नीचे की तरफ फोर्स देता है।
इन अपोजिट अब क्या होगा कि उन पर फोर्स लगा तो वो बदला तो लेंगी भैया, तो उनने क्या किया कि वो उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ऊपर की तरफ लगाती हैं, क्योंकि उन पर नीचे लगाए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगी तो वो अपवर्ड फोर्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है गन एंड बुलेट का। सो व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। गन जब फायर की जाती है, जब गन चलाई जाती है तो वो एक फॉरवर्ड फोर्स बुलेट पे लगाती है। जो बुलेट है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स गन पे लगाती है, जिसके कारण गन रिकॉयल हो जाती है। सिंस गन के पास ज़्यादा मास है बुलेट से, डेफिनेटली बुलेट इतनी सी होती है, गन बहुत बड़ी होती है, तो मास तो एसेलरेशन जो है गन का वो कम रहेगा और बुलेट का एसेलरेशन ज़्यादा होगा। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे पास एक गन है, उसके अंदर भरी है बुलेट्स। हमने क्या किया, गन चलाई, रिवॉल्वर का जो वो होता है उसे चलाया। उसके बाद क्या किया, जो गन है उसने क्या किया, उसने फॉरवर्ड फोर्स दिया और फॉरवर्ड फोर्स से बुलेट आगे गई। अब बुलेट को फोर्स मिला तो बुलेट ने गन पर भी लगाया फोर्स, लेकिन बुलेट का एसेलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है। हमें ये पता है F इज़ इक्वल टू एम ए होता है, A इज़ इक्वल टू एफ अपॉन में एम। जिसका मास कम होगा उसका एसेलरेशन ज़्यादा होगा। फोर्स तो बराबर ही चल रहा है, एसेलरेशन की बात है। तो फोर्स जो है वो तो हम दोनों तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड में ही रहेगा, बट मास बुलेट का कम होने के कारण एसेलरेशन ज़्यादा है, और एसेलरेशन ज़्यादा होने के कारण वो इतनी हाई स्पीड से जाता है कि वो किसी भी चीज़ में छेद कर सकता है बुलेट, क्योंकि इसी कारण से लोग मरते हैं। बट गन के साथ क्या होता है, उस पर भी रिएक्शन फोर्स लग रहा है पर वो फोर्स कम लगेगा क्योंकि उस गन का मास ज़्यादा होता है। फोर्स तो बराबर लगेगा बट एसेलरेशन कम होगा, इसीलिए जब हम गन चलाते हैं तब हमें धक्का लगता है। तो वो धक्का इसीलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा होता है। सो अब है इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है। मोमेंटम हम सब पढ़ ही चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमारा मोमेंटम ज़ीरो है तो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर हमारा मोमेंटम कुछ है तो मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। According to law of conservation of momentum, the sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta after collision, provided there is no external unbalanced force acting on them। फिर से, जो फोर्स है, अगर हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं दो ऑब्जेक्ट पे जो कि पहले कोलाइड फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं उनके मास m1 है एंड m2 है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम दो सिचुएशन में देखेंगे। एक इस तरीके से देखेंगे कि ये पहले कोलाइड नहीं हुए और बाद मतलब पहले कोलाइड नहीं हुए हैं बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की बात, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। कोलिजन से पहले का सिचुएशन देखेंगे, कोलिजन के बाद का सिचुएशन देखेंगे, और हमें ये पता चलेगा कि दोनों का जो सम है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम का सम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का सम बराबर होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है, और ये तब तक वैलिड है जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उन दोनों बॉडीज़ पे एक्ट ना करे। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमें डेरिवेशन करना है जो कि हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता चलेगा। सपोज A एंड B आर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, A दैट दिस इज ऑब्जेक्ट A, दिस इज ऑब्जेक्ट B, जिसका मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। इस ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी u1 है और ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी u2 है। u1 जो है वो हमारा ग्रेटर है u2 से,
तो एक ऑब्जेक्ट ए कोलाइड कर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपनी कम स्पीड में चल रहा है, ठीक है, और ये एकदम से ज़्यादा स्पीड में है, तो ये डेफिनेटली ये इसको कोलाइड कर देगा। ये कोलिजन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक दोनों सेम स्पीड से चलें, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे। जितना इनके बीच में डिस्टेंस का सेपरेशन है वो उतना बना रहेगा, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इसको कोलाइड कर जाएगा। एक और केस, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती, इसकी कम होती, तो ये कभी कोलाइड ही नहीं कर पाते, ये तो आगे भग जाता, ये पकड़ ही नहीं पाता बेचारा। तो इसलिए u1 ग्रेटर है, u1 ग्रेटर होना चाहिए u2 के लिए कोलिजन से, कोलिजन अगर हमें कराना है तो। सो ये अभी कोलिजन के बिफोर की कंडीशन है जहाँ पर कोलिजन नहीं हो रहा है। हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए के मोमेंटम का चेंज निकालेंगे। m1v1 माइनस m1v1 माइनस m1u1। देखो यहाँ पर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी के बारे में बोला गया है। कोलिजन के बाद वेलोसिटी उनकी हो जाती है v1 एंड ऑब्जेक्ट m2 की वेलोसिटी होती है v2। तो अब अगर हमें मोमेंटम फर्स्ट बॉडी के केस में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, दैट इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी चेंज हुई है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है इसलिए मास भी सेम रहेगा। m1v1 माइनस m1u1, क्योंकि v1 हमारी फाइनल वेलोसिटी थी इस केस में और u1 इनिशियल थी, ठीक है। अब हमें फोर्स पता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में t, जिसको हम फर्स्ट केस मानेंगे। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी का अब हम देखते हैं, दैट इज m2v2 माइनस m2u2। F2 हमें पता है कि फोर्स जो है वो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम कर देंगे, m2v2 माइनस का m2u2 अपॉन में t। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको ये पता था कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब एक फोर्स जो है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम एक डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो रिएक्शन वाला फोर्स होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स और हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पर F1 इज इक्वल टू माइनस का F2 होगा। m1v1 माइनस का m1u1 अपॉन में t, क्योंकि F1 की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिली, F2 की वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड से मिली, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, t से t कैंसिल आउट हुआ, m1v1 माइनस का m1u1 इज इक्वल टू माइनस का m2v2, और ये माइनस माइनस कैंसिल करता हुआ प्लस का m2u2। m1v1 है और m2v2 को इधर लेके आओ और माइनस का जो है उसको इधर लेके आओ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस प्लस m2u2। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम का सम था दोनों बॉडीज़ का वो ये था, फर्स्ट बॉडी का m1u1 था, सेकेंड बॉडी का m2u2 था, तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम से बोल सकते हैं। और अगर कोलिजन के बाद देखें तो m1v1 ये हमारा फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, m2v2 सेकेंड बॉडी का मोमेंटम, दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ से हमें फाइनल मोमेंटम मिला। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहता है बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन के बाद, अगर हम उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो MCQ पे करेंगे, एंड तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन्जॉय करो डेफिनेटली।